पंकज जोशी जी का अगला सवाल है। इन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं इन्फो एज के, नौकरी.com के 4139 रुपए पर। क्या ये बेच दें? इनका पहला सवाल ये है, या फिर ये 6 महीने के लिए रखें और ज़्यादा ऊपर जा सकता है? देखिए, मेरी राय तो ये रहेगी कि इसको 6 महीने तक रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी कुछ करीब 7-8 हफ्ते पहले हमने 5,000 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक को ब्रीच करते हुए देखा था। उसके बाद भी स्टॉक में कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है, वीकनेस नहीं है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। जो नया टारगेट होगा वो 6,000 के आसपास का होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपके 49.50 के नीचे आपको लगाने हैं। ओके, तो रखना चाहिए इन्फो एज को। अभिषेक अग्रवाल के दो सवाल हैं। मध्य प्रदेश के गुना से इन्होंने सवाल भेजा है। एक तो ये कह रहे हैं कि क्या वोडा आइडिया में करंट लेवल पे खरीदें 2-3 साल के लिए, और दूसरा डिश टीवी भी इन्होंने ले रखा है 860 शेयर 19 रुपये 70 पैसे पर। अगर आप ट्रैक करते हो तो वोडा आइडिया में पहले बताइए क्या करना चाहिए। तो देखिए, वोडा आइडिया की बात करिए तो वोडा आइडिया पे अब एक रेजिस्टेंस है 16 रुपए 50 पैसे से लेकर 18 रुपए की रेंज में। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान रखिए, लेकिन अगर 18 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 25 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब बहुत जरूरी है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। 100 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो फिर से वीकनेस बढ़ेगी। तो 13 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए। नए टारगेट 25 रुपए के आसपास के रहेंगे। दूसरा आपने स्टॉक डिश टीवी का पूछा। डिश टीवी पे मेरी राय ये रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। यहाँ पर ब्रेकआउट अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला है, 23-24 रुपए के ऊपर निकला है। उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉप लॉस एक स्टिक स्टॉप लॉस 22 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ 29.50 तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, वरुण शुक्ला का सवाल लेते हैं और ये जानना चाहते हैं ड्रीम फोक्स के 20 शेयर इन्होंने ले रखे 485 में, 2 साल का नजरिया रखना चाहते हैं ड्रीम फोक्स। अ, देखिए, ड्रीम फोक्स की जहां तक बात है, यहाँ पर मेरे ख्याल से तो निकलना बेहतर रहेगा, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं चार्ट पे। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम एक आखिरी होप की बात कर ले तो वो जो लेवल है वो है 480 का। 480 रुपए के नीचे जाएगा तब तो आपको 100% निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी और 440 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 480 रुपए के नीचे। लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि उससे पहले अगर कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 535 रुपए के ऊपर ही करें आप। 535 के ऊपर खरीदारी करिए, 480 के स्टॉप लॉस लगाइए, कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। तुलसी तुलसी का सवाल है। हिंदुस्तान जिंक के 1500 शेयर हैं इनके पास 315 के भाव पे, और ये 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर चुके हैं। क्या करना चाहिए इनको? देखिए, कोई रीजन समझ में नहीं आता है चार्ट्स पे कि हिंदुस्तान जिंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए, क्योंकि काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 330 पर रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 290 के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको मेटल क्षेत्र में ही निवेश करना है आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो सबसे बढ़िया तो टाटा स्टील इस टाइम के लिए है, क्योंकि टाटा स्टील में जो मीडियम टर्म चार्ट है वहां पर हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार 150 को ब्रेक करके 175 तक जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो मेरी राय ये रहेगी कि हिंदुस्तान जिंक से निकलिए और टाटा स्टील में निवेश करिए। ओके, अडानी पावर पे सवाल है प्रणव पंड्या का। अडानी पावर 650 एट 564, व्हाट टू डू? 650 शेयर 564 पर 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या अडानी पावर को? देखिए, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टॉक हालांकि कंसोलिडेट हो रहा है काफी समय से। दिसंबर से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन जो इसका मेन ट्रेंड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे वो काफी पॉजिटिव लगता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 499 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए स्टॉक में। ये जब भी 575 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उस केस में आपको 700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए 499 के स्टॉप लॉस के साथ। 499 के स्टॉप लॉस के साथ बनिए, 700 के लक्ष्य मिल सकते हैं इसमें। गिरिराज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 197 वाली कॉल ली है 3 रुपये 11 पैसे पर एक लॉट, और भारतीय एयरटेल की 1180 वाली कॉल ली है 7 रुपये 48 पैसे पर एक लॉट। क्या करना चाहिए? तो देखिए, बीएल में कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 192 के आसपास। वहां पर पिछले 3 दिन से अगर आप देखें तो वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए मेरी राय में 188 का लेवल ध्यान रखिए। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे अपनी कॉल की पोजीशन में बने रहिए। जब भी 192 ब्रीच करेगा तो 198 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। भारतीय एयरटेल में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हाई टॉप हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे अब आपको देखने दिखने लगे हैं। आई थिंक यहाँ पर आपको 1190 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस पोजीशन में भी बने रहिए, और जब तक 1130 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे
अपनी कॉल की पोजीशन में बने रह सकते हैं आप। ओके ये थी दोनों बराए। और राहुल का एक सवाल लेते हैं, इसमें इन्होंने रोटो पंप के बारे में पूछा। 89 शेयर्स हैं 351 पे। तो देखिए ये स्टॉक करेक्ट हुआ है हाई लेवल से, मेरे ख्याल से 460 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 390 395 इस रेंज में एक मल्टीपल सपोर्ट्स है। 100 डे मूविंग एवरेज आता है, 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, एक प्राइस सपोर्ट है। तो अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 385 रुपए के नीचे रखना पड़ेगा। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 420 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो शायद आपको 460 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, और उसके उसमें शायद 460 को ब्रेक करके 490 की तरफ स्टॉक जा भी सकता है। ओके 490 की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, गोल्ड लोन वाली कंपनियों पे एक सवाल आया है अमित झा का। इन्होंने बताया कि 250 शेयर इन्होंने मुथूट फिनेंस के लिए रखे हैं 1254 रुपये पे, 3.5 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं मुथूट फिनेंस को 1254 पर। बहुत मुनाफा तो इनको नहीं हुआ है, जी अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए अगर आप 6-8 महीने और होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, चांस लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, ये निकलने की जगह तो नहीं है। आई थिंक 1290 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। अगर आपको निकलना ही है, प्रॉफिट बुक करना ही है, तो यहाँ पर नहीं, कोई उछाल मिले और 1425 1450 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करिए, और 1500 रुपए के ऊपर आप फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसके बाद आपको 1750 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। प्रतिभा गुप्ता के पास दो शेयर हैं, एक स्पार्क जो सन फार्मा एडवांस रिसर्च के शेयर हैं 381 पर, और जेंसार टेक्नोलॉजी के 592 पर। स्पार्क में बीच बीच में बड़ी खबरें आती थी, बहुत मोमेंटम होता, लेकिन इनके प्राइस के आसपास क्या 20 रुपये का नुकसान है इनको। स्पार्क में कोई राय बनती है क्या चार्ट पे? देखिए नीरज जी, अभी मेरे ख्याल से लास्ट मंथ स्टॉक ने अपने 2022 के हाईज को ब्रीच किया है। उसके बाद उसके उसके ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, 5-6 महीने के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, तो शायद आपको 450 475 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 320 रुपए के नीचे आपको स्पार्क में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सेंसार टेक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 515 का लगाना है। उसके नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और फ्रेश खरीदारी केवल 560 रुपए के ऊपर करनी है। ओके महाराज जी, GMR एयरपोर्ट में लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी क्या है? आज 3-3.5% नीचे है। तो ये डिपेंड करता है, देखिए आपका निवेश का नजरिया क्या है। अगर आप 3-4 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। नीचे नीचे की तरफ आपको 74 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ऊपर की तरफ 120 तक के भाव आपको 6-8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर निवेश का नजरिया बड़ा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होंगे तो शायद 85 रुपए के आसपास भी जाएगा। तो ट्रेडर के तौर पे नहीं, लेकिन इन्वेस्टर के तौर पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन 74 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। 74 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखिएगा, और निवेशक हैं तो आप इसमें ले सकते हैं। ट्रेडर थोड़ा रुकिए यहाँ पे। और सनी मेघानी का सवाल, अरे जुबिलेंट फूड बहुत लंबे समय से एक ही रेंज में पड़ा हुआ है, 51 शेयर है 507 पे, शॉर्ट टर्म के लिए राय चाहिए। महाराज जी ये बहुत लगाड़ है, बहुत परेशान किया इसने लोगों को, अब ये बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है, क्या हो रहा है इसमें? देखिए स्टॉक ने परेशान किया है, 580 रुपए से 470 तक का करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों में कुछ होप देखने को मिली है, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन आज फिर से अगर आप देखें तो डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत है 520 से लेकर 510 की रेंज में, क्योंकि इसी क्लस्टर में 50 डे 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो अब जो नया मूव मिलेगा वो तो 520 रुपए के ऊपर मिलेगा, तो 520 के ऊपर तब आप फिर से तेजी कर सकते हैं 550 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप एक स्टॉप लॉस लगाइए 494 का, और बने रहिए स्टॉक में। महाराज जी आपने पिछली बार जब पिज्ज़ा ऑर्डर किया था तो इन्हीं के यहाँ से किया था, कहीं और से? नहीं, पिज्जा तो मेरे घर में मेरे बच्चों को डोमिनोज का ही अच्छा लगता है, तो वो हमेशा वहीं से आते हैं। ओके चलिए, ये तो अच्छी खबर दी आपने, वरना आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है।
ओके, चलो केतुल पटेल का सवाल लेते हैं। इन्होंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे सवाल पूछा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3677 पर, यानी 3677 पे इन्होंने खरीदे 175 शेयर। कैन आई होल्ड फॉर 1 वीक और सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे, इतने लो वॉल्यूम वाले पे? माने जी क्या लग रहा है इस पे? ट्यूब इन्वेस्टमेंट के मैं चार्ट्स, ओके, ठीक है। तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ है, वापस 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है। आई थिंक बने रह सकते हैं 3600 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। तो स्टॉक में आप बने रहिए, 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 3730 3735 के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट मूव में आपको शायद 3950 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। एक हफ्ते में चाहते हैं? एक हफ्ते में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मुझे तो, एक हफ्ते में इतना बड़ा मूव। नहीं, एक हफ्ते के लिए थोड़ा मुश्किल, टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा नीरज जी, टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम। या अच्छा, उत्कर्ष का सवाल ये, एसबीआई कार्ड्स को क्या वो एक्यूमुलेट करें और मान्यवर को भी सिप सिप करके? देखिए, एसबीआई कार्ड में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी चीज है, जब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा हो, तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। तो एसबीआई कार्ड पे अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा, 470 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगेगा, तभी आपको एसबीआई कार्ड में खरीदारी करने का सौदा लेना है। दूसरा स्टॉक आपने मान्यवर का बताया, मैं इसके चार्ट नहीं, मान्यवर वेदांत जी जी, मैं फैशंस। मिल गया मुझको चार्ट। देखिए, मान्यवर में ट्रेंड क्लियरली निगेटिव है। 1450 से गिरावट देखने को मिली थी, अब 1000 रुपए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 1050, उसको ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। तो यहाँ पर तो कोई रीजन दिखता नहीं कि आपको किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, किसी भी उम्मीद में कि आपको यहाँ से कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो आपको वेट करना है, 1060 के ऊपर ही आपको यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। बल्कि एसबीआई कार्ड तो अपने आईपीओ के भाव के आसपास चल रहा है, बहुत ही अंडर परफॉर्मर, मतलब उसने लोगों को दुखी कर लिया एकदम। क्या बोला जाए इसमें? नीलेश राजपूत का सवाल है, ये नासिक महाराष्ट्र से हैं, और एनएचपीसी में अभी एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए, टाइम फ्रेम अगर पता लगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अभी नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट देखने को मिले और वापस स्टॉक 89 90 की रेंज में सपोर्ट ले, तब आप 84 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपका नजरिया बड़ा है, 6-8 महीने का नजरिया है, तो भी मैं समझता हूँ कि ये सही स्तर नहीं है जहां पर एनएचपीसी में खरीदारी करनी चाहिए। कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि देखिए रैली बहुत बड़ी थी, तो कोई जब तक मीनिंगफुल करेक्शन ना देखने को मिले, तब तक आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नीचे अगर 70 रुपए 75 रुपए के आसपास करेक्ट हो जाए और वहां पर सपोर्ट ले, कोई बॉटम फॉर्मेशन बने, तभी यहाँ पर खरीदारी करें। ओके, वरुण चौरसिया का सवाल लेते हैं। इन्होंने बहुत ही पॉपुलर 3 स्टॉक ले रखे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक, इरेडा, यस बैंक। आईओबी लिया 42 पर, इरेडा लिया 161 पर, यस बैंक लिया 31 पर। 1-2 साल के लिए इन तीनों स्टॉक पे क्या राय बनती है आपकी? तो देखिए, जहां तक बात आईओबी की है, आईओबी में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। उम्मीद किया सकती है कि यहाँ पर आपको 90 रुपए तक के भाव 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और 57 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक आप, मैं नहीं सुन पाया, प्लीज बता दीजिए। इरेडा, एक तो यस इरेडा, बैंक था। इरेडा जो भी हाल में लिस्ट हुआ है। तो देखिए, इरिडा की जहां तक बात है, इसमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्टॉक ने एक सपोर्ट ब्रीच किया है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए। 154 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बने रह सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये नहीं रहेगी कि यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस लगा रखना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर कभी मौका मिले, उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, बट फिलहाल के लिए 154 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। यस बैंक भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लोअर लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2450 के आसपास। अगर उसके नीचे जाएगा तो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 24 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है यस बैंक में। ओके, तो ये सब बहुत पॉपुलर स्टॉक्स हैं, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत दिलचस्पी रहती है इसमें, और फैंसी स्टॉक हैं। महाराज जी रुकिएगा, आप ज़रा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा करते हैं। पेंट इंडस्ट्री पे, पेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन होने वाला इसी महीने से ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की ओर से। उनकी पहली फैक्ट्री ऑनलाइन हो जाएगी इस महीने,
और उसके बाद पेंट इंडस्ट्री में डिसरप्शन हुआ। इस पर जेफरीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है ग्रासिम को लेकर के। हर्षना ने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है, बताइए क्या निकला उसमें। तो हम सब जानते हैं कि दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप अग्रेसिवली अब पेंट बिजनेस को टारगेट कर रहा है और इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने पिछले साल की थी। अब वो फैसिलिटीज ऑनलाइन आती हुई दिखाई देंगी या फिर कमीशन होती हुई दिखाई देंगी। माना यही जा रहा है कि इस महीने के अंत तक, यानी कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते वो इनके एक प्लांट कमीशन होता हुआ दिखाई देगा और उससे फिर वो पूरी प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देगी। और इसी के मद्देनज़र फिर ग्रासिम पर वो रिपोर्ट आई है जेफरीज की, अगले 12 से 15 महीनों में 3 प्लांट्स शुरू होते हुए दिखाई देंगे। लार्जली कंपनी ने 60% ऑफ प्लांट कैपेक्स इन्वेस्ट कर दिया है। प्लांट कैपेक्स कितना था? करीब 10,000 करोड़ तक का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पेंट बिजनेस में, उसमें से 60% हो गया तो औसतन 6,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 3 प्लांट्स में लुधियाना पानीपत में 2 प्लांट्स है, एक चैयार में प्लांट है। वो आई थिंक सेकेंड हाफ में आता हुआ दिखाई देगा। और क्लियरली इस बिजनेस के शुरू होने से फिर मार्केट में एंथुजियाज्म ये है कि कितनी बड़ी टक्कर लार्जली ग्रासिम एज एन एंटिटी बाकी लिस्टेड प्लेयर्स को देता हुआ दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि कंपनी बस यूं ही नहीं उतर रही है, काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स हैं इनके। इनफैक्ट आपको अगर याद होगा पिछले साल इनकी जब एजीएम हुई थी तब कुमार मंगलम बिरला ने स्पेसिफिकली कहा था कि हम प्रॉफिटेबल नंबर 2 बनना चाहते हैं पेंट बिजनेस में और ये हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ ग्रोथ इंजन रहेगा। ये हमारा ग्रासिम या फिर सीमेंट कारोबार के बाद अगला जो ग्रोथ का इंजन रहेगा वो पेंट बिजनेस रहेगा। इसीलिए उसको लेकर आई थिंक रीसेंट पास्ट में स्टॉक में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। आज करीब आधा % ऊपर है, लेकिन उत्साह जरूर है कि कितनी बड़ी फैसिलिटी होगी, किस बिजनेस में, डेकोरेटिव में रहेंगे, इंडस्ट्रियल में रहेंगे, वो सारे डिटेल्स आगे आएंगे। स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिला है। जेफरीज कह रहा है इसका इम्पैक्ट ग्रासिम पर आएगा, लेकिन 2300 का टारगेट है। आई एम अज्यूमिंग कि जब वो प्लांट कमीशन होंगे और कुछ और डिटेल आएंगे तब शायद वो टारगेट्स बढ़ेंगे। ये हर्षदा इस रीसेंट पास्ट में इंडस्ट्री का इससे बड़ा डिसरप्शन कभी नहीं हुआ है। पूरी पेंट इंडस्ट्री का ग्रॉस ब्लॉक यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 20,000 करोड़ है। वन शॉट में 50% 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इतनी सारी फैक्ट्रीज आ रही हैं और ये कोट अनकोट खुन्नस में लिया गया फैसला है, क्योंकि जब पुट्टी बेच सकते हैं एशियन पेंट वाले, हाँ, तो ग्रासिम पेंट क्यों नहीं बेच सकता? और इसमें जो एक और नया प्लेयर है JSW, वो बहुत छोटा सा प्लेयर है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। तो एक युद्ध की जैसी स्थिति बन रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और 10-12% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। एकदम शांत था, कोई किसी को दिक्कत नहीं, कोऑपरेटिव मूवमेंट था, सब आराम से कमा रहे थे। बट बिरला साहब ने आके तूफान मचा दिया है उस समंदर में। बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा। और मुझे तो लग रहा है इसमें देखना होगा कि आप देखिए एशियन पेंट्स की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, बट ग्रासिम का भी वो सीमेंट वाला ही डिस्ट्रीब्यूशन, उनको अलग पैसे तो खर्च नहीं करने पड़ेंगे इस बिजनेस में उतरने के लिए। वो बोलेंगे आपको 4 बोरी सीमेंट चाहिए, उसके साथ में एक डब्बा आपको पेंट का मिल जाएगा। आपको दूसरा प्लेयर पेंट में एक खास बात ये होती है कि एक छोटी सी मशीन लगानी पड़ती है जिसमें कलर मिक्स करके बनाते हैं डाइस के लिए। हाँ। तो जितना इनके पास नेटवर्क है, तो कुछ लोगों ने कहा था कि हर दुकान वाला ये नहीं रखेगा, बट जो सीमेंट बेच रहा है, जो इनकी पुट्टी बेच रहा है, वो रखेगा, क्योंकि पुट्टी के नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 JK सीमेंट है और ये उसी के थ्रू पुश करना चाहते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या 10-12% की ग्रोथ जो चल रही थी इंडस्ट्री की, उसमें ये कितना हासिल करेंगे। यहाँ से 4-5 साल बाद मुझे लगता है कि अभी 60,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 1 लाख करोड़ हो जाएगा रेवेन्यू। एसेट भी वैसे बढ़ेंगे, तो एक्चुअली थोड़ी सी ग्रोथ स्लो इन होगी। उसमें कौन कितनी अपनी हिस्सेदारी बना पाएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी। मानस जी, ग्रासिम अच्छा लगता है कि आपको पेंट के इस ट्रिगर की वजह से? बिल्कुल, देखिए चार्ट्स पे तो ग्रासिम अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच किया है, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद आपको 2320 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आज जो छोटी-मोटी गिरावट देखने को मिली है, वो आई थिंक अपॉर्चुनिटी की तरह ही उसको देखना चाहिए। आप करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 2154 के नीचे लगाइए। ओके, तो ये राय थी ग्रासिम पे और बहुत सारी पेंट इंडस्ट्री पे और बहुत सारी डिटेल में चर्चा आगे हर्षदा भी आपके साथ करेंगे, लेकिन फिलहाल इस शो में छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है। लेकिन हर्षदा यहीं रहेंगी, फिर इनके साथ देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।